सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मखसूस नशिस्तों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें या पार्लियामेंट के बनाए नए कानून पर। इलेक्शन कमीशन के सामने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का ऑर्डर है तो दूसरी तरफ स्पीकर का खत जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर करार दिया गया था। इस दौरान हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेटरी एक्ट भी तब्दील कर दिया है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सियासी मफाद की जंग इदारों को आमने सामने ले आई है। आम हालात में शायद सुप्रीम कोर्ट तशरीह हतमी तसव्वुर होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद गहरी तकसीम ने तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज के दरमियान खुतूत के तबादले से सर जंग रिकॉर्ड पर आ चुकी है। क्या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं? और एक और अहम मामला है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का और आईनी तरमीम का, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुलाकात की और मुलाकात करके सीनियर एंकर पर्सन को बताया कि वो किन पॉइंट्स पर अग्री कर गए हैं। और इन तमाम मामलात पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती राय के शॉर्ट ऑर्डर से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म जारी किया है। हुकूमती इत्तेहाद ने फैसले को गैर आईनी करार देते हुए रिव्यू पिटिशन दायर की है। 18 जुलाई को चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी में रिव्यू लगाने की सिफारिश की, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की अक्सरियत ने रिव्यू दरख्वास्त को छुट्टियों के बाद लगाने की हिमायत की। कमेटी के जारी मिनट्स के मुताबिक इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस को आसानी और आराम के बजाय आईन को तरजीह देनी है। यह केस फिक्स ना हुआ तो एक अजीम नाइंसाफी होगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त के जरिए 8 अक्सरियती जजेस से फैसले की वजाहत मांगी है। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला जारी किया है। फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि नैब तरमीम कलअदम करार देने वाला बेंच गैर कानूनी था। जस्टिस मंसूर अली शाह को उसूली तौर पर इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए था। इस अरसे में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन का एहतराम करने का कहते रहे। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 8 जजेस की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले की वजाहत जारी हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी गई कि अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। वजाहत जारी होने पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालात के जवाबात मांगे। ये सवालात जारी करने के तरीकाकार और कानूनी हैसियत से मुताल्लिक थे। फिर 23 सितंबर को 8 जजेस का तफसीली फैसला जारी हुआ जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इस फैसले में कहा गया कि अगर 13 जनवरी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट वजाहत देती है तो इबाम पैदा ना होता। इस इबाम की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मुतासिबाना रवैया रखा। याद रहे कि 13 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की तौसीक की थी। फिर 20 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसके फौरी बाद चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। इस अमल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया और खत लिखकर वाजे किया कि फुल कोर्ट में ऑर्डिनेंस के जायजे तक कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए चेरी पिकिंग और वन मैन शो का इल्जाम भी लगाया गया। चीफ जस्टिस ने इस खत का जवाब दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बयान की हैं। इन तमाम अहम मामलात पर हम आज बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। अब ज़रा बात करते हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा साहब, इमरान वसीम साहब कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू इमरान वसीम साहब, और आई मस्ट से दैट कि क्लासरा साहब ने ये आपको टर्न दिए, वरना आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हिम। उन्होंने कहा कि ये आप दोनों से शुरू करें और बेस्ट रिपोर्टर दें, तो अब इसका मतलब पहला ओवर आप लोगों को ही खेलना है। मुझे ये बताएं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज ख़त के जवाब में बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं, जो इससे पहले जस्टिस मंजूर अली शाह के ख़त से हमें ये तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ द रोस्टर बन गए। अब जो उन्होंने जवाब दिया है उसके अंदर, पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जवाब आपके ख्याल में, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कितना अप्रोप्रिएट है, लेकिन अब इस जवाब के बाद होना क्या है आगे? देखिए, इस खत के बाद होना क्या है, जुडिशरी में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, आप हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। ये जो रिफ्ट है, ये जो इख्तलाफात हैं, कोई दरमियान में आएगा, इन सबको आपस में बिठाएगा और मामला को बेहतर करवा सकेगा। तो इसलिए दरमियान वाली जो शख्सियत जिसने इनको पहले बिठाया था एक टेबल पे, मखसूस नशिस्तों के मामले पे कुछ कंसेंसस वहाँ पे हो गए थे, लेकिन 24 घंटों के अंदर वहाँ पे सूरत हाल फिर चेंज हुई, और चेंज होने के बाद फिर मखसूस नशिस्तों का वो फैसला 12 जुलाई का सुना दिया गया। तो उसके बाद से हम ये इख्तलाफात जो है वो देखते हैं कि बढ़ गए। इख्तलाफात पहले भी थे, यानी कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये इख्तलाफात हमारे सामने आए हैं। इससे पहले भी इख्तलाफात मौजूद थे, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों पे थे, लेकिन उसके बाद इख्तलाफात बढ़ गए हैं। जहाँ तक आपने ख़त की बात की, तो ख़त ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जो फ़्लो हुई हैं, जो हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। पहले मुनीब अख्तर साहब थे, मुनीब अख्तर साहब को चेंज कर दिया गया और उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया गया। अब इस पे सवाल जो उठाए ना, बात यह कि मंसूर शाह साहब ने सवालात उठाए, उन सवालों का जवाब इसमें आया या नहीं आया। मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर कोई 11 पॉइंट्स का जवाब दिया है इसमें उन्होंने, वो क्या पॉइंट्स? उसमें शाह साहब का सवाल ये था, 2 सवाल थे। एक तो याह्या अफरीदी साहब को आपने क्यों नहीं शामिल किया? अगर आपने चेंज करना था मुनीब अख्तर से किसी और जज को, तो याह्या अफरीदी साहब को शामिल कर लेते। और उससे पहले सवाल ये था कि मुनीब अख्तर साहब को आपने क्यों चेंज किया? उनको रख कर भी, बेशक सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका था, आप उसको फिर भी कमेटी में रख सकते थे। तो दोनों सवालों का जवाब दिया है। एक तो काजी फैसल साहब ने अपने लेटर में कहा है कि याह्या अफरीदी साहब जुमे को रोज़ जब ये मीटिंग शेड्यूल थी तो वो दस्तयाब नहीं थे, वो जा चुके थे, तो मैंने अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। और फिर 2 दिन पहले उन्होंने काजी अपने मंसूर शाह, ये बातें वो थी जो बिहाइंड द स्क्रीन होती थी, पहले जजेस एक दूसरे के साथ कर लेते थे, अब वो बाकायदा खत किताबत के जरिए। और खत ये नए नहीं है, खत पहले भी होते रहे, लेकिन पब्लिक इस तरह नहीं होते थे ना, कि इसकी पब्लिक पे भी आ जाते थे, पब्लिक पे भी आ जाते थे, सब होता था। पहले कोई ज़राए से खबरें आ जाती थी। काजी फैसल साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब वो लेटर लिखा करते थे, उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तब लेटर लिखा करते थे। उसके बाद जब पिछले कुछ 3-4 साल से उनको नज़रअंदाज किया गया, किसी बेंच में नहीं बिठाया गया, बेंच में बिठाया गया तो अहम जो आइनी कानूनी मुकदमात थे उस बेंचेस में नहीं होते थे या उनकी अदालत में नहीं लगते थे, तो वो उस वक्त भी लेटर खतो किताबत ये चलती रहती थी। लेकिन जो याह्या अफरीदी साहब को शामिल नहीं किया गया, उसका काजी फैसल साहब ने ये जवाब दिया कि एक तो जुमे के रोज़ वो दस्तयाब नहीं थे, और फिर जो पीर को हमारी मीटिंग हुई, पीर की मीटिंग के हवाले से भी मंसूर अली शाह साहब को अपने लेटर में काजी फैसल साहब ने मुखातब करके कहा कि आपके सामने मैंने याह्या अफरीदी साहब को कहा कि आप आ जाएं, कमेटी में शामिल हो जाएं, तो याह्या अफरीदी साहब ने उस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली, तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब उस कमेटी में आ गए। साकिब बशीर साहब, देखें फ़र्क तो तनाज़ात इख्तलाफात पहले भी चलते थे, और आज ज़ाहिर ख़त किताबत की अहमियत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो जुडिशल रिफ्ट है वो बहुत ऑब्वियस है। ये जो उमर अता बंदियाल साहब का और फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर था, उसमें भी हमने देखा था, जिस तरह भी इमरान भी उसका हवाला दे रहे थे कि उन्हें बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता था, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के थ्रू वो किया गया। आज जो इख्तलाफात हैं इसमें और उसमें पिछले इख्तलाफात में कोई फ़र्क है, या वही बात है, या कोई मुमासलत है? तो क्या मुमासलत है? दोनों फ़र्क और मुमासलत दोनों बताइएगा। फ़र्क तो है बहुत, क्योंकि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा आए तो ये एक राय थी कि अब जो चीफ जस्टिस आ गए हैं और मंसूर अली शाह और ये सारे जो है वो एक इंडिपेंडेंट जजेस हैं और इन पर डिफरेंट अप्रोच है। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उस वक्त, क्योंकि जब जो इलेक्शन मैटर्स में फ़ैसला हुआ था उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल रिफ्ट की वजह से, अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट होती तो वो फैसले पर वो भी अमल दरामद
हो ही जाता, लेकिन क्योंकि रिफ्ट थी और उमर अता बंदियाल साहब के साथ नई मेजॉरिटी नहीं थी तो उसकी वजह वही बनी कि वो कुछ नहीं कर सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। लेकिन सितंबर 2023 के बाद ये हुआ कि ऐसे लगा कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट यूनाइट हो चुकी है। पहले दिन ही आए चीफ जस्टिस, फुल कोर्ट बनाई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, बराह रास्त प्रोसीडिंग्स दिखाना, और इस तरह अब ऐसे लगा कि अब चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे चलेंगी। लेकिन तो ये मसले 12 जुलाई के बाद शुरू हुए? बिल्कुल 12 जुलाई के बाद जो है वो शुरू हुए, और 12 जुलाई भी नहीं, ये शुरू हुए जब मखसूस नशिस्तों के केस में स्टे जो है वो ग्रांट किया गया। उसके बाद ये मामला जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शायद जो है वो कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि स्टे जो है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि स्टे ना होता तो फिर तो मामला ही डिफरेंट होते, कि गवर्नमेंट 3 मई को बता चुकी थी सुप्रीम कोर्ट को कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 8 या 10 मई को स्टे हुआ था। तो अगर वो स्टे ना होता तो अब तक आइनी तरमीम भी हो सकता है ला चुके होते उस मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पे। तो इसलिए स्टे हुआ, फिर 12 जुलाई को फैसला आया। अब 12 जुलाई का जो फैसला है वो फैसला अगर आप पढ़ें 70 सफ़े का फैसला है। उस फैसले में एक एक सवाल का जवाब जो है वो दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बिहाइंड द सीन जजेस में आपस में चलती रहती हैं चीज़ें, मुशावरत भी होती है सारे, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी जो होता है वो फैसला ही है जो अनाउंस हुआ 8 जजेस का। उसमें एक एक चीज़ को जो है वो उन्होंने वाज़े किया। अब जो इशू जो खड़ा हुआ है रिसेंटली, और दूसरा मतलब फिर 16 जुलाई को नज़रसानी की दरखास्तें दायर होती हैं, और 18 या 19 जुलाई को चीफ जस्टिस जो है वो कमेटी के सामने रखते हैं कि लगाएं जी नज़रसानी। इमरान वसीम साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, लेकिन मैं क्लासरा साहब के पास मैं सिर्फ एक चीज़ में ऐड कर दूं, एक चीज़ ऐड कर दूं। 18 या 19 जुलाई को वो कहते हैं कि लगा दें। अच्छा, जो जजेस का शेड्यूल होता है छुट्टियों का, वो मतलब छुट्टियों से पहले ये डिसाइड हो चुका था। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी कम हुई हैं, और वो जजेस जाहिर सी बात कोई बैरून मुल्क कोई अंदरूनी मुल्क था। उस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि वो जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये छुट्टियों वाली बात भी की है, नहीं वो छुट्टियों वाली बात में आईनी मसला था, और जी उन्होंने छुट्टियों वाली बात की है, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक जो है वो चैम्बर वर्क किया था। ये उनको ये भी जवाब दे देना चाहिए कि उन्होंने जुडिशियल वर्क क्यों नहीं किया था। एक प्रिंसिपल स्टांस तो था ही, लेकिन ये है कि बहुत सारे जजेस करते रहे जुडिशियल वर्क, उन्होंने नहीं किया था, तो उसका तो कोई जवाब नहीं। 4-5 शायद मंसूर अली शाह साहब ने अपने मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कर रहा हूँ, जब ये आया तो सितंबर तक। साहब मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए पोजीशन लेते हैं और नून लीग आगे से ये कहती है कि ये उनको भी फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं, तो बड़े ऑनरेबल जजेस हैं हमारे, इनके करियर बड़े ज़बरदस्त रहे हैं, बड़े अच्छा रिकॉर्ड इनका रहा है। तो हमारी सियासी जमातें जो हैं वो जिस तरह चाहते हैं जर्नैल हमारा लगे, ब्यूरोक्रेट हमारा लगे, जज हमारा लगे, ये इनकी लड़ाई हमारे इदारों को डिवाइड करती है, या इदारे खुद इतने डिवाइड हो चुके कि अब इन्होंने पिक एंड चूज़ कर लिया? बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पर थोड़ा सा आता हूँ। अभी जो मेरे दोस्त इमरान और साकिब ने बातें की, बड़ी अच्छी बातें की हैं ये, क्योंकि ये फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट्स को कवर करते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ है और इनका दे ऑलवेज कम आउट विद गुड स्टोरीज़। तो लिहाजा मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी ओपिनियन की, क्योंकि जो फील्ड में रिपोर्टर होता है उसके पास खबर होती है, बाकी तो बैठ कर उनकी खबरों की बुनियादों पर दानिश्वरी दिखा रहे होते हैं, और वो ज़्यादा मशहूर फेम भी वो हैं, पैसे भी वो ज़्यादा ले रहे होते हैं, और जो फील्ड का रिपोर्टर है बेचारा उसको वो कंपनसेशन भी नहीं मिलती। कल से मैं भी जाऊँगा फील्ड में। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई रिपोर्टर्स, क्योंकि मैं खुद भी रिपोर्टर, अभी भी मैं वहाँ से एक दो कमेटीज़ की मीटिंग थी, 2-3 घंटे लगा के मैं भी आ रहा हूँ, कि हमारा काम ही ये है कि कोई ना कोई खबर लेकर आए। सो मेरे फेलो रिपोर्टर्स जो हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर देम, रिस्पेक्ट फॉर देम एंड देयर एफर्ट्स एज वेल। एक थोड़ी सी चीज़ साकिब ने जो कही है कि इख्तलाफात की बात हुई, वहाँ से शुरू करते हैं। ये बात ठीक है कि उन्होंने आके जो फुल कोर्ट बनाया, जिसके बाद वो जजेस को सबको फील हुआ कि वी आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले तो ये उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, उन्होंने भी वही हिसाब रखा था जो इफ्तिखार चौधरी साहब का था, कि अपने साथ 2 अपने हम ख्याल जजेस बिठाओ, और फिर उसके बाद जो फैसला है मार धाड़ है वो किए, जज ज़्यादा ज़्यादा 5 को बिठा लो, बहुत बड़ी बात हुई 7 को बिठा लो। कभी उन्होंने भी फुल कोर्ट नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो रिफ्ट्स आना शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमतों को ये मैसेजेस चले जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को चले जाते हैं, हुकूमतें बड़ी खुश होती हैं कि जजेस में, जर्नलिस्टों में, या कहीं पे आर्मी में, या कहीं किसी और इदारे में ना कोई रिफ्ट्स आ रहे हैं, हुकूमतें बड़ी खुश होती हैं, कोई भी हो, कि हम फ़ायदा उठाएंगे और हम कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेलेंगे और किसी के साथ अपना बना लेंगे। सो बंदियाल साहब ने कभी भी ये काम नहीं किया कि, और साथ में उन्होंने इनको आके काजी फैज़ ईसा साहब को बैन कर दिया था। ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज चीज़ थी कि आपने अपने एक फेलो जज को बैन कर दिया, कि इमरान खान साहब का केस नहीं सुन सकते। आपने उनको पहले दिन से बेस्ट करके टैग लगा के साइड पे कर दिया,
कि ये तो इमरान खान साहब के दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। सो ये मैं उसमें समझता हूँ कि जिन जजेस ने फैसला किया था, फैसला कि नहीं सुनेंगे, ये मैं समझता हूँ, मेरी राय है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। या तो फिर उनको वो करते ना, कोई उनका जुडिशल कोई रेफरेंस भेज के फारिग कर देते कि भाई आप वो क्या कहते हैं, यू आर नॉट फिट टू बी ए जज, कि आप कह रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि फैसले या केसेस सुनने इंपॉर्टेंट, तो फिर बिठाया हुआ क्यों? उनको साथ नहीं बिठाना चाहिए था। आपके पास फोरम भी हैं, रेफरेंसेज भी है, फारिग कर देते। एक चीज़ वो उन्होंने जो आके किया, वो काजी साहब ने, उन्होंने जो फुल कोर्ट वाली बात साकिब ने किया भी बड़ी अच्छी, उन्होंने दोबारा से उसको आके उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। इख्तलाफात कहाँ पे? मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है साकिब से। वो ये है कि जब हुकूमत ने ये कहना शुरू किया कि हम ये तरामीम ला रहे हैं, और उस ये तरामीम में ये चीज़ आनी शुरू हुई कि इनको 3 साल की टेन्योर मिल रही है, मेरा ख्याल दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जो कि मुझे समझ में भी आता है कि किसी और जज ने आके लगना है, उसने चीफ जस्टिस लगना है, उसका हक मारा जाएगा। कोई भी बंदा, हम इंसान है गोश्त पोश के, आप भी हैं, मैं भी हैं, मेरे दोनों छोटे भाई भी हैं, वो रिएक्ट करेगा। सो मंसूर अली शाह साहब को ये फील हुआ कि अब मेरी टाइम आ रही है, काजी साहब ने खुद तो तारीख में नाम लिखवा लिया कि वो चीफ जस्टिस होंगे, मेरी बारी लगने के बाद ये 3 साल पोस्टिंग ले रहे हैं बिकॉज के मेरे कुछ फैसलों से हुकूमत खुश नहीं हो रही। उस पर मेरा ख्याल है काजी साहब को, माई व्यू, अगर वो उस वक्त थोड़ा बोल्ड स्टांस लेते और अपने जजेस को बुला के कहते जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ यू आर माई ब्रदर, साल था 2 साल थे मैंने गुजार लेना, दिस इज योर टर्न, प्लीज़ कम एंड डू दैट। वहाँ पर मैं समझता हूँ जो काजी साहब की ये खबरें आना शुरू हुई कि हुकूमत उनको टेन्योर देना चाह रही है 3 साल के लिए, जस्ट टू स्टॉप अनदर चीफ जस्टिस, इख्तलाफात वहाँ से शुरू हुए। इससे पहले अगर आप देखें, इख्तलाफ एक मतलब है उसकी नेचुरल सी बात है। अगर आपको याद हो तो आसमा जहांगीर साहबा कहती होते थे जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, बिल्कुल कंसेंसस, जैसे इमरान से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो 9-0 के फैसले आते थे, 15-0 के आते थे, 11-0 के आते थे, 7-0 के, कोई जज इख्तलाफ ही नहीं करता था। तो आसमा साहब ने कहा था जुमला, उन्होंने कहा ये लगता है ये तो ट्विंस बिरादर्स हैं, मतलब है कि किसी बात पे एक दूसरे को इख्तलाफ करते नहीं है। अब वो डर था, खौफ था इफ्तिखार चौधरी साहब का, वो डेंजर था, था, रिस्टोर होकर आए थे, पॉपुलर जज थे, अवाम पीछे थी, मीडिया था, जो भी था, उन्होंने उनको डरा के दबा के रखा हुआ था, विच वाज़न्ट डेमोक्रेटिक। ये हो ही नहीं सकता कि 15 जज बैठे और 15 के 15 जज एक मसले पर एक तरह सोच रहे हैं, ओपिनियन नहीं दे रहे। अच्छी चीज़ जो हुई बाद में, वो इनके दौर में इख्तलाफ आना शुरू हुआ। इन्होंने ये फुल कोर्ट भी बनाए इन काजी साहब ने, लेकिन काजी साहब से जो मेरा ख्याल है गलती हुई है, उन्हें इस एक्सटेंशन तरमीमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। उन्हें अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब का मसला है हुकूमत का, तो लेट द गवर्नमेंट डील विद दैट। ये उनको इसमें पार्टी बन के ये बेंच को तकसीम, मेरा ये दैट्स माय व्यू, वहाँ से सारे एग्रीव्ड हुए, उन्हें फील हुआ है कि काजी साहब तो 3-4 सालों के लिए मजीद हमारे, उससे पहले आपको लगता है कि मेरा ख्याल है मैं ये समझता हूँ उस वक्त डेमोक्रेटिकली चीज़ें हो रही थी। मतलब काजी साहब का इनिशिएटिव लेना लाइव ये कवरेज का, इट वॉज अ ह्यूज रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क था। डिस्कशन मतलब जज होता ये फैसला नहीं ले सकता। इट वॉज वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कि लोगों को एजुकेट करो, जिसमें आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं, आपके वकीलों जजेस के साथ भी बहस हो रही है, तो फेलो के साथ हो रही है। सो उनके दौर में मुझे लगता है कि ये उनको ये जो मतलब रिफॉर्म से पहले तक वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक आपको आता था। अच्छा, आप उनसे कितने ही जजेस ने उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया। अतर मनीला साहब ओपनली उन पे बात करते थे, आप सुनते थे, मुनीब साहब करते थे, इजाजुल हसन साहब करते थे, और मतलब मंसूर सारे लोग करते थे, और किसी को उन्होंने बेंच से उठा के नहीं उठाया, उन्होंने फेंका, वो डेमोक्रेटिक था। लेकिन जहाँ काजी साहब को साथ मेरा ख्याल है प्रॉब्लम आया है, वो इन पे आया है कि जब उन्हें लगा है कि ये बाकी जजेस को कि हुकूमत के उसमें चक्कर में आ रहे हैं और ये तरमीमें हो रही हैं और 3-4 साल मजीद, मेरा ख्याल दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहाँ से जुडिशरी। इज दैट द केस? ये राउफ साहब ने जो बात की काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक जो नुकता है काजी साहब को आके इसको क्लियर करना चाहिए था। मेरे ख्याल से जजेस जो हैं उनको खुद पर भी एतमाद होना चाहिए और अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर एतमाद होना चाहिए। कह रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, मतलब डिस्कशन हो सकती है, वो सारी चीज़ें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हुई, वहाँ पे मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, तमाम के सामने हुई, और फिर जब ये लेके आए प्रपोजल आज़म नज़ीर तारड़, तो काजी फैसल साहब ने उनको रेफरी मंसूर अली शाह साहब के पास किया कि क्योंकि सीनियर प्यूनी जज वो हैं, आने वाले वो हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस वो हैं, आप उनके साथ बात करें, उनको भी एतमाद मिले। काजी साहब ने तो रेफरी उनको कर दिया था। जहाँ तक बात है स्टे ऑर्डर की, देखें हमने सुप्रीम कोर्ट में इतने अरसे से रिपोर्टिंग की है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेज आते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नतीजे में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब उनकी अपील ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में आती है तो पहला काम सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि उन अरकान को बहाल करती, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं रखती, उनको फारिग नहीं रखती। क्यों उनको बहाल करती? इसलिए करती है कि हल्के की नुमाइंदगी रहे, हल्का नुमाइंदगी के बगैर ना रहे। यहाँ पर भी ये पहली प्रेसिडेंट है कि 6 जून को या 6 जुलाई को
आपने वो रिजर्व सीटों पर जो मुंतखब हुए थे, आपने उनको घर भेज दिया, आपने उनको डी नोटिफाई करा दिया, आपने वो रिलीफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त के ऊपर दिया जो आपने 12 जुलाई को देना था। फाइनल रिलीफ है ना, आप लोगों को घर भेज रहे हैं। अगर आपको कोई खदशा था इस दौरान कि कोई कानून साजी हो जाएगी, कोई लेजिस्लेशन हो जाएगी, आप स्टे ऑर्डर से घर तो नहीं भेजा ना, स्टे ऑर्डर डी नोटिफाई करने का कहा गया था इलेक्शन कमीशन को, डी नोटिफाई कर दें इनको, और ये अपने मतलब घर ही चले गए। जब डी नोटिफाई हो गए तो उसका एक और भी रास्ता निकल सकता था। आप कह सकते थे कि ये पार्लियामेंट के बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, लेकिन मेजर अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें ये शिरकत नहीं करेंगे। आप इस तरीके से रोक भी सकते थे। आपने हल्कों की नुमाइंदगी खत्म कर दी। जहां तक बात है, एक छोटी सी, जहां तक बात है तफसीली फैसले की, तफसीली फैसले में एक जो सवाल अभी तक है कि 3 दिन होते हैं किसी सियासी जमात में जाने के, वो 15 दिन उन 15 दिन का जवाब नहीं आया। फिर आपने एक जमात से निकाल के दूसरी सियासी जमात में डाल दिया, और उसके नतीजे में एक सियासी जमात जो कि पार्लिमानी पार्टी बन चुकी थी पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बलियों में, उसकी दुकान बंद हो गई। आपने वो सियासी जमात जिनसे पता नहीं बारहा अदालत में पूछा गया कि मखसूस नशिस्तें आपने लेनी है, हर बार उन्होंने इनकार किया। क्या उनको नहीं पता था हमारा मैंडेट है? इंसाफ देना चाह रहे थे। उनको नहीं पता था हमारा मैंडेट है, वो लेने से इनकार कर रहे थे, पूछने पे बार बार इनकार कर रहे थे। फिर कहा कि सोच के जवाब दें, हमें नहीं चाहिए। साकिब बशीर साहब, योर टेक ऑन इसमें जो बात है, ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले, ज़ाहिर सी बात है वहीं से सारा जो है वो फड्डा शुरू हुआ है। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़े का फ़ैसला है वो मेरे ख्याल में पढ़ने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि वो फ़ैसला शुरू होता है 22 दिसंबर 2023 से, और 2000 मेरे ख्याल में 22 या 25 फरवरी 2024 तक के इवेंट्स हैं उसमें। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका भी यही स्टांस है कि 22 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया कि हम बल्ला ले रहे हैं, और उस वक्त वजाहत नहीं की कि बल्ला ले रहे हैं पीटीआई के बाकी बतौर जमात उनके हुकूक कायम है। फिर 2 फरवरी 22 दिसंबर जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए जी 22 दिसंबर को। फिर 13 जनवरी का फैसला आता है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने ये वजाहत नहीं की, और इवन सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में भी ये वजाहत नहीं थी कि हमने बल्ला ले लिया है और पीटीआई के बाकी हुकूक मौजूद हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होती रही। फिर 2 फरवरी को सलमान अकरम राजा जाते हैं और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और उसको डिसमिस किया गया, उसमें भी क्लैरिटी नहीं की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी गैर कानूनी हुआ। पोस्ट इलेक्शन जब रिटर्न कैंडिडेट्स का जो है वो नोटिफिकेशन किया गया, तो इन तमाम को जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो जो उनका उन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ था, तो उनका पीटीआई आपने जो है डिक्लेयर करना था। आपके एंड पे ये गलती है। मैं इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। 22 दिसंबर से ऑनवर्ड तकरीबन 22 या 25 फरवरी तक ये सारे इवेंट्स हैं। उसके बाद जो पीटीआई की जो दरखास्त के हवाले से उन्होंने कहा है कि पीटीआई आई इसमें पार्टी बनने के लिए दरखास्त मौजूद थी, और उसको उन्होंने मजीद तशरीह की है कि हम इस मामले को हमने पीटीआई क्यों किया गया, उसमें पीटीआई को नशिस्तें क्यों दी। मतलब पहले तो उसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने अपने तौर पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास, हम ये डिसाइड कर सकते हैं। फिर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या दूसरे जो अरकान है, उनमें से कोई एक सिंगल बंदा भी इस फैसले के खिलाफ नहीं गया कि नहीं जी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी थी, या मैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, आपने पीटीआई क्यों कर दिया। एग्रीव्ड पर्सन आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। रऊफ क्लासर साहब, मुझे बताइएगा, कल गुज़िश्ता रोज़ हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, जब बहुत सारे मौज़ूआत पर डिस्कशन हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुई। आपका इंप्रेशन, आपने पे ट्वीट भी किया, बात की, आपका इंप्रेशन यही रहा कि वो तैयार हैं, कुछ कंडीशंस के साथ तैयार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 25 अक्टूबर से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला, ये अमेंडमेंट हो जाएगा, ये सब कुछ? बिल्कुल, उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं रहेगी हुकूमत को। अगर मौलाना साहब ने अगर करना है, या मौलाना साहब की अगर ज़रूरत है, आप भी कल मौजूद थे वहाँ मौलाना साहब के साथ, और भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मेरी रीडिंग है, असेसमेंट है, मे बी एंटायरली रॉन्ग, बट आई एग्री विद यू। मैं बाद में वो देखा था सारा, अब मेरी भी असेसमेंट यही थी कि ये बुलाना, बात करना और वो सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा देती हैं, वरना इतना क्लोज डोर डिस्कशंस होती हैं कि इसमें सहाफ़ियों को बुलाने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि अब ये
ना हो। फ्लड गेट जो है वो। अगर मतलब बाज़ दफ़ा आप सहाफ़ियों को बुलाते हैं कि कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, खबरें बाहर निकलेंगी, ना हो। बाज़ दफ़ा बुलाते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेके कुछ चीज़ें शेयर करके उनको अपने साथ हम ख्याल करके कुछ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एक गॉर्डेड किस्म का लीक्स की जाती है ना, ज़रा बाज़ कुछ चीज़ें प्रीएम्प्ट की जाती हैं, लीक्स की जाती है पहले से खुद ही कि इसके बाद कल को बड़ा स्कैंडल बने, स्टोरीज बने, हम कुछ कहें और लोग यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर दें और ट्वीट करना। तो बेहतर ये जर्नलिस्ट जो आए हैं ये खुद जाके बातें करें, मौलाना साहब ने ये कहा, मेरी रीडिंग ये है, मेरी असेसमेंट ये। सो मौलाना साहब प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। इन माय पर्सनल व्यू यू कंक्लूडेड रियली वेल, बिकॉज मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन मैंने देखा आपने जो उसको ब्रीफ किया है पूरा, वो मेरी भी असेसमेंट यही थी कि इसीलिए बुलाया। हाँ, तो उनका ये था, मुझे लगा कि मौलाना साहब तैयार हैं, ही इज़ रेडी। जो मुझे मेजर चीज़ें समझ आई मैं थोड़ी रिपीट कर देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। 3 चीज़ें हुकूमत ने इनकी मानी है, 3 इन्होंने हुकूमत की मानी, और हुकूमत जो मनवाना चाहती थी वो उन्होंने ब्राडर मनवा ली है। बाज़ दफ़ा होता है ना बार्गेनिंग चिप के तौर पर, अब 10 शराइत डाल देते हैं निगोशिएशन में, 3-4 आगे पीछे कर लेते हैं, अगला खुश हो जाता है यार मेरी मानी गया। सो उन्होंने वही किया। मतलब हुकूमत, और आपने भी सुना होगा उसमें हुकूमत की 3 उनके बड़े काम थे। एक ये था कि जनाब हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना जिसके इमरान खान साहब खिलाफ हैं, मौलाना साहब कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, हम इसको करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि वो ये कोर्ट में जो इस वक्त लड़ाई चल रही है दोनों जजेस सबान के दरमियान, तो उनका पलड़ा जो है उस साइड पे है जिस पे हुकूमत खड़ी हुई है, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत चाहती थी कि उम्र ये एज बढ़ाई जाए। एज का भी उन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया कि बांग्लादेश में 67 ईयर एज है जजेस की, वाई नॉट इन पाकिस्तान, हम वहाँ से क्लू ले लेते हैं। तीसरी बड़ी चीज़, अब ये तीनों चीज़ें जो मतलब पीटीआई को इमरान खान साहब को नहीं पसंद है, वो खिलाफ हैं इसके, वो ये थे मिलिट्री कोर्ट्स। मौलाना साहब मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये कह रहे थे कि 1-2 साल के लिए हम दे सकते हैं, कि मतलब उसकी रीजनिंग कर रहे थे कि टेररिज्म के वाकयात इस लेवल के अब हो रहे हैं कि अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा वो कि दूसरी साइड को आप रीजनिंग होती है। एक अलहदा मैं रख देता हूं, मैं आपको ब्रॉडर बता रहा हूं किन किन चीजों पे तैयार है उसकी रीजनिंग। आप हेडर्स दे रहे हैं इनके के, मैं हेडर वो मार्क हो चुके हैं वो बाकी उसकी रीजनिंग उन्होंने तमाम चीज़ों की दी और बड़े अच्छे तरीके से, जो उनका पॉइंट है आपको पता है कि मौलाना साहब बड़े अच्छे तरीके से कन्विंसिंगली गुफ्तगू करते हैं और एक एक लफ्ज़ सोच समझ के कहते हैं कि मैंने कितना कहाँ तक बोलना है। हुकूमत को 3 चीज़ें चाहिए थी, वो 3 उनको मिल गई है। मौलाना साहब मुझे राजी लगे, कल को दरमियान में को आपको पता है पॉलिटिक्स में तो 1 घंटा ही बहुत चीज़ होती है। इन्होंने मनवाया क्या है उनसे, वो ये चाहते थे कि जनाब कि आप इसमें इनको टेन्योर ना दें, कि आप जजेस को टेन्योर ना दें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह रहे थे कि 3 साल के लिए ना दें, टेन्योर दें, एज की चलो उनको सबको बेनिफिट है, वो चीज़ थी। दूसरा ये था, वो कह रहे थे कुछ उसमें आर्टिकल 8 में कोई 100 में 100 या 99 में 63 एज, जिसका इसी से ताल्लुक है। अब वो तो रिव्यू में चला गया, रिव्यू में उसकी जरूरत नहीं रहेगी आप अगर वो फैसला आ गया उन्होंने रहा ना रहा। सो वो एक ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के हवाले से कुछ वो चीज़ें थी, कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे थे, कुछ एस्टैब्लिशमेंट मजीद पावर्स लेना चाह रही थी, मौलाना साहब ने उस पर रजिस्ट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत को उनको व्यक्ति तौर पर कोई उनको अर्जेंसी नहीं थी, अर्जेंसी उनको 3 चीज़ों में थी, जो मौलाना साहब जो है इस बात पे राजी बैठे थे कि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। और जो इसमें एक बड़ी स्मार्ट मूव है, सॉरी आपकी दफ़ा मेरी रीडिंग है, अगेन आई मे बी रॉन्ग, ये मुसवदा पेश करवाया जाएगा असेंबली में, शायद बिलावल और ये मौलाना साहब का कलेक्टिव करके कि इनका कोई बंदा खड़ा होगा वो पेश करेगा कि भाई साहब ये हम चाहते हैं, और हुकूमत को कहा जाएगा जनाब कि अब आप इन तरमीमों के हक में वोट डालें। दैट कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी, ताकि कल को ये नहीं कहा जी हुकूमत ला रही है, ये देखेंगे हुकूमत ये काम करना चाह रहे, वो कहते हैं देखेंगे हमारे पार्टनर्स यहाँ पोजीशन है। और ये कल को इमरान खान साहब को भी कह सकते हैं, मौलाना साहब ने कल कहा भी है, उन्होंने कहा जनाब कि इन ये तरामीम पे आप 73 की तरह भुट्टो साहब ने जैसे कराया था, 2/3 तो उनके पास भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 73 का कानून मुतफिका कराने के लिए उन्होंने मजहबी लोगों को, सेकुलर को, राइट विंग, लिबरल, पश्तून, आपके पीटीआई कहाँ होगी? क्या मौलाना अपनी जो उनका आर्ट है पॉलिटिक्स का, उससे पीटीआई को भी किसी हद तक? मेरा नहीं ख्याल, इन तीनों शरायत पे मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट के, ये तीनों चीजें इमरान खान साहब और पीटीआई को सूट नहीं करती। फिर आइसोलेशन वो बिल्कुल, एंड दे विल बी हैप्पी, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। वोट नंबर कैसे पूरे होंगे? 3-4 जब मौलाना साहब मिल गए तो नंबर पूरे हैं, फिर भी 3-4 नंबर चाहिए ना। चलो मुझे इसका, अगर मुझे ये नंबर मेरे ख्याल है फिर भी 2-3 कम होंगे। अच्छा मे भी उसमें होगा, वो कर लेंगे मेरा ख्याल। अगर वो कहते हैं, वो तो कहते थे मौलाना के बगैर भी हम कर लेंगे, जो बिलावल का उसमें पॉइंट था। इमरान खान साहब के लिए फिर भी ये विन विन सिचुएशन है अगर मुझसे पूछें। मौलाना साहब अगर खड़े होते हैं ये पीटीआई के साथ, तो खान साहब कहेंगे देखा जी हमने, मौलाना साहब इतने बड़े उनके पार्टनर थे, हमने उनको अपने साथ कर लिया, तरामी में नहीं करने दी, जो अदालत पे बिल्डोज करना चाहते थे, फलां करना चाहते थे, मिलिट्री कोर्ट से एज बढ़ाना चाहते, हमारी विक्ट्री है।
अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं, जो विच इज़ वेरी लाइकली कि मिल जाएंगे, तो खान साहब कहेंगे देखें यार आई ट्राइड माई बेस्ट, क्या करूँ यहाँ पे हर बंदा बिक जाता है, हर बंदा मिल जाता है, हर बंदा अपने मफाद का, आई एम द सोल रेंजर, आई एम ए लोन रेंजर, मैं अकेला बंदा हूँ जो आपके लिए लड़ सकता हूँ। वो अदालतों के लिए लड़ना हो, जजेस के लिए लड़ना हो, पार्लियामेंट का जज, ये सारे मिले हुए हैं, बिके हुए हैं, ये सारी इनकी गेम थी, कुछ लेना देना था, ले दे के मौलाना साहब चले गए, तो मैं क्या करूँ। तो खान साहब उस पर ये लाइन लेके फिर अपने आप को आवाम को यही बताएंगे कि आई एम द लोन रेंजर, आपके मफादात अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है ना तो मैं कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है दोनों सिचुएशन में खान साहब को कोई नुकसान नहीं है। इमरान वसीम साहब, मुझे ये बताएं, ये एक तो इस इशू के ऊपर ज़ाहिर है वो कल डिस्कशन हुई काफ़ी, आज भी ये सारा कुछ चल रहा है। अभी ये जो हमारे सामने फॉर्म 45 और 47 वाली बात चीफ जस्टिस के बयान की सूरत में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ये एक दफ़ा खुल जाते हैं, काउंटिंग हो जाती है, तो फिर फॉर्म 45 47 की वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो पीटीआई का तो सारा केस ही इसके ऊपर खड़ा हुआ है, फॉर्म 45 के ऊपर बयानिया उन्होंने बनाया है, तो अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी या आगे हम क्या देखेंगे इसके असरा? देखिए आदिल भाई, इसमें भी दो बातें हैं। उस पर आने से पहले एक जो हम बात करते हैं ना कि कोर्ट जो है ये मखसूस नशिस्तों के केस में 22 दिसंबर तक चलेगी, यानी प्री इलेक्शन की सिचुएशन में चलेगी, उन हालात में चलेगी जाके उसने जायज़ा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उसमें जाके चीज़ों को देखे, कुरीदे, उस पर फैसला दे। लेकिन क्या पार्लियामेंट के पास अख्तियार नहीं कि वो माजी में जाके कोई कानून अगर अमेंड करते हैं उसका इतलाक माजी से कर सके? क्या ये अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का है, पार्लियामेंट के पास नहीं है? वो माजी से इतलाक कर सकती है। हमारे सामने कई कवानीन मौजूद हैं, नैब का कानून मौजूद है, माजी से उसका इतलाक हुआ। बाकी जो आपने बात की नैब केसेस में भी हुआ ना, नैब केसेस में भी फार्म 45 47 की जो बात है उसके ऊपर भी जो काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिए कि फार्म 45 47 की हैसियत तब तक है जब तक जो बैलेट बॉक्स है वो खुल नहीं जाते। अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि जो वो क्या एक लफ्ज होता है, वो हंगामा बदतमीजी, हंगामा बपाया, अच्छा मैं तो बड़ा बदतमीजी, तूफान बदतमीजी, वो जो बर्पा हुआ, ये कोई नई बात नहीं काजी फैसल साहब ने की, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तसलसल है। वैसे वो, लेकिन सॉरी फॉर इंटरप्शन, मौलाना साहब ने कल जब से सहाफियों से मीटिंग की है तो आधा सोशल मीडिया उनका पीटीआई का दोबारा खिसक के जो है वो तनकीद करना शुरू हो गया मौलाना साहब। मुझे ये बताएं कि ये इस्लामाबाद से जो 3 पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने फार्म 45 और 47 के ऊपर ही निसार करना है तो वो ट्रिब्यूनल में क्या लेने गए? ट्रिब्यूनल में डब्बे खुलवाने के लिए गए ना, और जब डब्बे खुल जाएंगे वो फार्म 45 47 और अब ट्रिब्यूनल भी रिजेक्ट हो जाएंगे, आधा इलेक्शन कमीशन और आधा जो है वो कोड बना के देगा। वो फार्म रिजेक्ट होने के बाद ही फिर वो खुलते हैं डब्बे, फिर डब्बों में गिनती होती है, वोटों को देखा जाता है, काउंटर फाइल्स को देखा जाता है, तमाम चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि वो गलती की वजह से फार्म 45 में गलती है या 47 में गलती है, उसके पास फलां है, मेरे पास फलां है, ये आपस में जो है वो मुताबिकत नहीं, रिकनसाइल नहीं हो रहे, तो इसलिए डब्बे खोले जाते हैं। यही धांधली का काम होता है। ये वैसे जो पैराग्राफ 8 है चीफ जस्टिस साहब की उस जजमेंट का, ये पहले भी वे कह रहे हैं कि पहले भी जजमेंट्स हैं, लेकिन मेरे लिए हैरानकुन इसलिए है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों का हिसाब लगा लें कि ये फॉर्म 45 लिए फिरते हैं, उस दिन इस्लामाबाद में हम भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, पिंडी में भी कर रहे थे, फॉर्म 45 ये मुस्लिम लीग नून के MNAs हमें भी भेज रहे थे, बाद में अचानक रुके और उसके बाद चीज़ें हुई। तो अगर फॉर्म 45 का फ्रेंसिक करवाया जाए, 100 फॉर्म 45 का, और वो डब्बों से मैच ही ना करे, डब्बा कुछ और बता रहा हो, फॉर्म 45 कह रहा हो कि ये ओरिजिनल है, तो देन पैराग्राफ 8 सुप्रीम कोर्ट का कहाँ जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि ये पैराग्राफ 8 ना होता तो बेहतर होता, जो बलूचिस्तान के एक हल्के के हवाले से सुप्रीम कोर्ट देख रही थी, क्योंकि होगा क्या, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, ये बतौर प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे पेश किए जाएंगे। ये देखें जी, आपने डब्बे को देखना है, पंजाब में 2-3 हल्के खुले, वहाँ 10-10 12-12 हज़ार रिजेक्टेड वोट आ गए जो 8 फरवरी को नहीं थे। हम भी मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, हमें पता है एक पोलिंग स्टेशन पे जब फॉर्म 45 बनता है उसके चंद 20-40 वोट का तो ऊपर नीचे हो सकता है, पूरे हल्के का अगर मिलाएं आप 500 वोट हो सकता है कि वो रिजेक्टेड था, वो पहले काउंट नहीं हुआ, लेकिन 10,000 12,000 नहीं हो सकता। तो इससे एक तासुर एक गया कि
कुछ गड़बड़ है, तो उस पर गड़बड़ का फिर हल ये था कि फार्म 45 की जो लोग लिए फिरते हैं इनके फोरेंसिक हों और डब्बे को जब डब्बे में से निकल रहे हैं लेकिन वो भी चीफ जस्टिस कह रहे हैं ना ये बात, अगर हमने 8 जजेस नहीं चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस को रिस्पेक्ट करना है तो फिर हमें चीफ जस्टिस की बात, मसला ये है चीफ जस्टिस की जो जजमेंट है वो आ चुकी है, हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। 8 फरवरी के फैसले पे बहुत बड़े सवालात हैं, उनके हवाले से ट्राइब्यूनल्स को फैसला, चीफ जस्टिस नहीं कह रहे, ये कानून कह रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी इस वक्त जब ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, अगरचे ट्राइब्यूनल्स भी गैर फाल थे, अभी फाल होंगे। ठीक सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड एक चीज मैं कहूंगा, रऊफ क्लासरा साहब हमारे सीनियर हैं, इनकी तरफ से जो अल्फाज कहे गए हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। रऊफ क्लासरा साहब हमेशा अपने प्रोग्राम में भी वैसे भाई को ऐड करूंगा, बिल्कुल रिपोर्टर्स को, फील्ड रिपोर्टर्स को बहुत ज्यादा इज़हार किया एक प्रोग्राम में, ये बातें कहना हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। आप लोगों का क्रेडिट सर 30 सेकंड्स क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, में शो क्लोज करना है। सिर्फ मुझे ये बता दें, जो पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई है, दोनों अपने अपने इख्तियारात की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में इस वक्त कौन ठीक बात कर? यार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करने का कौन ठीक, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आपने पोजीशन नहीं ली। नहीं, मैं उसके बताता हूँ सर, कि जैसे अभी ये कह रहे थे, इमरान कह रहे थे कि हमें आइडियली ये बताया जाता है कि लोगों को विल जो है ना वो आपकी पार्लियामेंट से आती होती है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट के लाज की वजह से सुप्रीम कोर्ट चलती है, ये ठीक है, उनके लाज को इंटरप्रेट करते हैं, फेयर एनफ। सो आप जो पार्लियामेंट को सुप्रीम हमेशा कहा जाता है वहाँ से। और दूसरी बात यह है कि लेकिन फिर हम सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह का वो सुप्रीम समझते हैं, नाम ही सुप्रीम है, कि जो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। मेरे लिए पता है सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ क्या है कि यार ये 342 लोग एक साइड बैठे हैं, ऊपर 100 बैठे हुए हैं सेनेट के, ये तकरीबन को कितने बनते हैं सर? ये 442, फिर उसके बाद कि मेरा टोटल 1100 ये MNA MPs हैं, ये बेचारे इस काबिल नहीं हैं जो सैलरीज लेते हैं, तनख्वाहें, पार्क्स एंड प्रिविलेज के अपने मसाइल, इश्यूज, ये सारे के सारे पॉलिटिकल मसाइल हैं, आपको वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के हल करना चाहिए। कहते नहीं, हम सारे 1100 लोग नालायक हैं, हम निकम्मे, हम अनपढ़ हैं, आप जो 17 लोग बैठे हैं आप ज़्यादा समझदार हैं, सियाने हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप हमें फैसला करके दें। सो जनाब, अगर आपके 1100 बंदे पार्लियामेंट इस काबिल नहीं है कि वो अपने ये पॉलिटिकल इश्यूज बैठ के हल करे, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या कहना चाहिए, क्या पोजीशन लेनी चाहिए, जरा समझा दें सर, व्हाट पोजीशन आई शुड टेक? सर मैं तो सिर्फ नालायक निकम्मे लोग कहते हैं, उनको 17 जजेस के पास जाते हैं, जलील होते हैं, बातें सुनते हैं, उन्हें सूट करता है ना सर, उसीलिए तो टर्म आती है फिर लाइक माइंडेड जज, नहीं लाइक माइंडेड जजेस। मतलब जो पार्लियामेंट आपकी जुडिशरी में जो पार्लियामेंट अपने आप को पॉलिटिकल इश्यूज पे अपने आप को नालायक समझो, 17 जजेस को काबिल समझे, उसकी क्या पोजीशन ले, मुझे समझे। लेकिन सर अब मेरा वैसे वक्त ही खत्म हो गया, लेकिन देखिए अभी तो शायद इंटेंट पे सवाल उठ सकता है कि शायद कोई पर्सन स्पेसिफिक बात हो रही है, इंटेंट पे बात हो रही है, लेकिन सर मुझे ये बताएं, जब भी पार्लियामान ने कोशिश की है तो इधर को तो छोड़ ही दें, जुडिशरी ने भी तो उनको रिवर्स लगाया है, जुडिशरी के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा इस तरफ और बहस किसी बात, ये अपने राइट्स की फाइट नहीं कर पाते, दैट आई एग्री विद यू, बट मेरे दोस्तों को दोबारा बुला के, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलेवेंट डिबेट को, अब उसमें कमेटी भी बनाने जा रहे पार्लियामेंट्री। सवाल ये है, ये जो जजेस की इंडक्शन होती है कैसे होती है? बड़े बड़े वकीलों ने अपने जूनियर वकीलों को साथ करवा के करवाते हैं, हुकूमतें अपनी करवाती है, चीफ जस्टिस एक वो अपने करवा लेते हैं, लॉ मिनिस्टर अपना करवा लेते हैं, बार एसोसिएशन 2000 अपने बंदे डलवा लेते हैं। जब पॉलिटिकल बेसिस पे आपके जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पीपल्स की पार्टी का अपना वकला का ग्रुप है, हसन साहब की और हामिद खान साहब की मिसाल देके वो ट्वीट करके भी बात की है, अपने जजेस करवा के जजमेंट्स निकाल के देखें कि जब से जुडिशियल कमीशन बना उससे पहले के जजमेंट्स की क्या नेचर होती थी, अब क्या नेचर। थैंक यू सो मच इमरान वसीम साहब, साकिब बशीर साहब, रऊफ क्लासरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मेरी तरफ से यही कुछ, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।